हेलो दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं 1000 जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 9 जो आपके सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, तन्यता या डिक्टिलिटी। हम लोग हिंदी में तन्यता को इंग्लिश में डिक्टिलिटी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। यह धातु का वह गुण होता है जिसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। दोस्तों, तांबा का प्रयोग हम लोग विद्युत तार बनाने में भी करते हैं। दोस्तों, तांबा का सिंबल Cu होता है। क्या? तो तांबा का सिंबल Cu होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार। दोस्तों, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है लेकिन स्थान के साथ उसका भार यानी कि वजन बदलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको नोट कर लेना है और आपको बार बार इस क्वेश्चन का रिवीजन करना है क्योंकि ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलम प्रति 1 मीटर 1 सेकेंड जो होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गैस स्थिरांक आर का मान कितना होता है? आपको बताना है यहाँ पर गैस स्थिरांक, ये जो बड़ा वाला आर है उसका मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.31 जूल के -1 मोल -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। दोस्तों, किसी भी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब जो होगा वह अधिक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोल टेस्ला। दोस्तों, निकोल टेस्ला वैज्ञानिक जो थे इन्होंने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। और दोस्तों हमारे घर में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्म में ही आती है। ये भी आपको याद रखना है कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्म में ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान में रखना। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक्टिनाइट सीरीज में कौन सा तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी। दोस्तों, आवर्त सारणी में एक्टिनाइट सीरीज में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कितनी बार लंबवत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 बार। दोस्तों,
घड़ी की जो सुई होती है एक दिन में 44 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। कितने बार? तो 44 बार होती है एक दूसरे के लंबवत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना। दोस्तों यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो के अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो हमारा इस वीडियो का अगला प्रश्न है, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किसके होता है? किससे होता है ये आपको बताना है। यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी जो होता है वह किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस से होता है। दोस्तों यकृत को प्रभावित करने वाला रोग जो होता है वह वायरस के कारण होता है। दोस्तों हम लोग वायरस को विषाणु भी बोलते हैं। क्या? तो हम लोग वायरस को हिंदी में विषाणु भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। दोस्तों पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के रंध्र द्वारा खो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों में पानी एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा परिवहन होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जो पानी होता है वो एक भाग से दूसरे भाग परिवहन होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शरीर के भार W का सूत्र क्या होता है? यहाँ आपको बताना है किसी आदमी के शरीर का भार यानी जो W का जो होता है, यहाँ पे W जो दिया गया है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W=mg। क्या होता है? तो W=mg इसका सूत्र होता है। दोस्तों यहाँ पे W का मतलब वेट यानी कि वजन से है, M का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान से है और G का मतलब ग्रेविटी से है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणु में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन जो कि रासायनिक यौगिक है सभी विषाणुओं में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन जो होता है वो एक रासायनिक यौगिक है जो कि सभी विषाणु यानी कि वायरस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1। दोस्तों अगर आपने कभी भी बर्फ को अगर पानी के ऊपर तैरता देखा होगा तो वह बर्फ का सिर्फ 0.1 भाग ही पानी के ऊपर तैरता है, या फिर आप इसे 1/10 भाग भी बोल सकते हो। 1/10 भाग भी बोल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूक्स कांच। दोस्तों चश्मा बनाने में क्रूक्स कांच का ये उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, खास करके एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चश्मा बनाने में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम वायुमंडलीय दाब के कारण। दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो होता है वह ऊंचाई पर जाते जाते पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इस कारण से ये ऊंचाई पर जाते जाते कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या? तो गुरुत्वीय स्थिरांक। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ा जी जो ये आपको दिख रहा जो होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या? तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ा वाला जो जी होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? यहाँ आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई जो होती है वह क्या होती है, यानी कि यूनिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर प्रति मीटर। क्या? एम्पियर प्रति मीटर। दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की
ताकत की इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण होगा। तो इसका से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेप्य गति। किसका, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा। दोस्तों एक तोप से जो गोला दागा जाता है ना, उसे प्रक्षेप्य गति का उदाहरण कहा जाता है। किसका, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, ताकि आपके दोस्त वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।